तो यहाँ पे जी की वैल्यू डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट होगी। कैसे, वो हम देख लेते हैं। अगर सबसे पहले मैं बात करता हूं अपने प्लेनेट यानी कि अर्थ की मैं बात करता हूं, तो अर्थ में भी अलग अलग पोजीशन पे इसकी वैल्यू आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप देखोगे सेंटर के ऊपर, सेंटर पे अर्थ की अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करेंगे हम, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे। जी की वैल्यू क्या रहेगी, 0 मीटर पर सेकेंड। और ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां जो सभी डायरेक्शन से लगने वाली जो फोर्स है एफ नेट रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या है, 0। जब सभी फोर्स की वैल्यू 0 आ जाती है तो एक्सेलरेशन भी क्या आ जाता है, 0। उसके बाद मैं बात करता हूं किसके ऊपर, इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा के ऊपर। इक्वेटर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के ऊपर जी की वैल्यू कितनी रहेगी, 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां पे जी की वैल्यू हम देख रहे हैं सबसे कम है, जी की वैल्यू मिनिमम है। इसके बाद सरफेस पे हम देख रहे हैं, सरफेस पे तो जी की वैल्यू यहां पे हमें कितनी दिखाई दे रही है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां इसके अलावा जो जी की वैल्यू है अपने पास वो है पोल के ऊपर, ध्रुव के ऊपर। ध्रुव पे जी की वैल्यू कितनी है, जी इज इक्वल टू 9.843 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जी की वैल्यू क्या रहती है, मैक्सिमम। अर्थ के लिए जी की वैल्यू सबसे ज्यादा कहां, पोल पे, सबसे कम कहां, इक्वेटर पे। वहीं अगर आप बात करते हो मून की, बात करते हो मून की, तो जी की वैल्यू मून के ऊपर, जी मून कितनी रहती है, तो कई स्टूडेंट के माइंड में आता है 1/6, नहीं, ये रहती है अपने पास 1.63, इससे भी थोड़ी सी ज्यादा रहती है ये, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर आप किसी भी प्लेनेट की बात करते हो, एनी प्लेनेट, किसी भी ग्रह की बात करते हो, तो यहां पे आप देखोगे किस ग्रह के लिए सबसे कम रहती है और किस ग्रह के लिए सबसे ज्यादा रहती है, किसके लिए मिनिमम है, किसके लिए मैक्सिमम है। तो यार सबसे कम रहती है किसके लिए, तो मरकरी ग्रह के लिए सबसे कम रहती है। और सबसे ज्यादा किसके लिए रहती है, जुपिटर के लिए, जुपिटर के लिए सबसे कम मरकरी और सबसे ज्यादा जुपिटर। मरकरी के लिए जी की वैल्यू कितनी रहेगी, तो आंसर होगा 3.61 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जुपिटर के लिए कितनी रहेगी, तो ये रहेगी अपने पास 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मून के ऊपर अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में मैं देखूं, यहां रिलेट करके देखें हम, तो क्या रहेगा, जी मून इज इक्वल टू, चंद्रमा के ऊपर जो जी की वैल्यू है वो लगभग 1/6 इंटू जी की वैल्यू कहां पे, अर्थ के ऊपर ये रहती है। तो जी मून को यहां आप देख रहे हो, जी अर्थ को देख रहे हो, अर्थ के ऊपर अलग अलग जगह इसकी वैल्यू देख रहे हो। किसी भी प्लेनेट की बात करें तो उसके लिए ये चीजें हम देख रहे हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ प्लेनेट के ऊपर डिपेंड करता है, साइज ऑफ प्लेनेट के ऊपर डिपेंड करता है। ये सारी चीजें जानने के बाद हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है मेरे पास, वो देखो यहां से। अगर इस चीज को आप ध्यान से देखोगे, ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया, ये इक्वेटर है इधर अपने पास, विषुवत रेखा है, और ये है रेडियस ऑफ इक्वेटर, ये रेडियस ऑफ इक्वेटर। यहां से अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि अर्थ का शेप रहता है जीरोइड, यानी कि लगभग अंडाकार, ये जो जीरोइड शेप होता है अर्थ का, तो यहां पे मैं बात करता हूं, ये है अपने पास पोल यानी कि ध्रुव, इधर इक्वेटर है, इधर पोल है, और ये वाली जो रेडियस रहेगी ये रहेगी रेडियस ऑफ पोल। तो इस डायग्राम से हमें साफ साफ हो रहा है कि रेडियस ऑफ इक्वेटर ज्यादा है पोल से। और यहां फॉर्मूले से हमें क्या सजेस्ट हुआ था,
कि जी की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर से। ये चीज जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर ये हो गया, आर पोल हो गया, आर इक्वेटर हो गया। तो इससे आगे मुझे क्या दिखाई दे रहा है वो मैं एक बार जान लेता हूं। रेडियस ऑफ इक्वेटर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ पोल प्लस 21 किलोमीटर अब ये जो 21 किलोमीटर है यही ये डिफरेंस क्रिएट करेंगे, 9.78 का और 9.843 का ये डिफरेंस क्रिएट करेंगे। अब यहां से देखो हम यहां पता चल रहा है कि यार वैल्यू सबसे कम है और यार रेडियस की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो जी की वैल्यू यहां सबसे ज्यादा रहेगी और यहां जी की वैल्यू सबसे कम रहेगी, जी की वैल्यू मिनिमम है। तो इधर जब आप जाओगे तो जी की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज। और अगर इसके विपरीत आप देखते हो, पोल से वापस इक्वेटर पे आते हो, इधर पोल टू इक्वेटर, तो यहां जी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज। आपको ये चीजें ध्यान रखनी। और वजह सिर्फ इसकी शेप है। अगर ये स्फेरिकल शेप होती तो दोनों जगह वैल्यू बराबर होती, लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण ये सब चीजें हो रही हैं। ये चीज आप देख सकते हैं। उसके बाद सर सेंटर का कंसेप्ट समझ नहीं आया, तो ये क्या कहता है वो देखो। अब यहां से देखो, ऑब्जेक्ट यहां पे है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटी इधर काम कर रहा है। भाई ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट इधर ग्रेविटी, तो रिजल्टेंट किधर मोशन होना चाहिए, इसके सेंटर की तरफ। तो यहां जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रहेगी वो ये रहेगी, और नेट फोर्स की जो डायरेक्शन रहेगी वो भी यही रहेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां से देखो तो भी फोर्स अंदर की तरफ, यहां भी देखो तो फोर्स अंदर की तरफ, यहां से देखोगे फोर्स अंदर की तरफ, ये और ये हर डायरेक्शन से आपको फोर्स दिखाई दे रहा है अंदर की तरफ। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एफ नेट। तो यहां से नेट फोर्स क्या हो जाएगा, सब डायरेक्शन से इक्वल फोर्स हो रहा है, तो नेट फोर्स 0। और अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन इसके कारण क्या रहेगा, 0। तो ये वैल्यू अपने पास क्या है, 0। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं अर्थ पे कैसे जी की वैल्यू चेंज होती है। नेक्स्ट आता है अपने पास फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ जी। कौन कौन से फैक्टर हैं वो देख लेते हैं एक बार हम। सबसे पहला मैं लेके चलता हूं डेंसिटी ऑफ सरफेस। सरफेस की डेंसिटी जितनी ज्यादा रहेगी जी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा रहेगी। कैसे जान लेते हैं भाई, डेंसिटी यानी कि घनत्व, सतह का घनत्व। अब डेंसिटी किसके बराबर होता है, मास यानी कि द्रव्यमान, वॉल्यूम यानी कि आयतन, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसके बराबर होता है डेंसिटी। और यहां से हम क्या जान पा रहे हैं, डेंसिटी से यहां से हम क्या जान पा रहे हैं कि मास किसके बराबर हो गया। डेंसिटी को मैं रो से डिनोट करता हूं, ये देखिए इस तरीके से, और वॉल्यूम वी। अब जी की जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ, बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ अर्थ को मैं क्या लेके चलता हूं, 4/3 पाई आर क्यूब। लगभग स्फेरिकल का वॉल्यूम रहता है, वही हम लेके चल रहे हैं। अब ये दोनों चीजें यहां पे मैं पुट कर देता हूं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 4/3 पाई कैपिटल जी एज इट इज रहेगा, डेंसिटी। और इसके बाद अपने पास ये आर स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा अपने पास, आर बचेगा। ये भी हो गया अपने पास डेंसिटी, ये दोनों चीजें कैपिटल जी, तो ये आ जाएगी अपने पास जी की वैल्यू।
ये अपने पास जी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ज्यादा ही जी का वैल्यू होगा, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ज्यादा जी का वैल्यू होगा। ये चीजें हम यहां से देख पा रहे हैं। दूसरा जो मेरे पास फैक्टर आता है वो आता है रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ कैसे हम इस चीज को जान पा रहे हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ को? तो जी की वैल्यू रोटेशन के बाद जो आती है इज इक्वल टू जी की वैल्यू जो सरफेस पे है, इसे मैं सिर्फ जी से लिख के चलो, जो 9.8 हम ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। एक डायग्राम और देख लेता हूं मैं यहां पे। ये इक्वेटर में लेके चलता हूं, ये इसका सेंटर, ये एक्सिस। अर्थ किस तरीके वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ ये रोटेट करता है, वेस्ट से ईस्ट। अब यहां से मैं लेके चलता हूं, ये अपने पास आर ई है। यहां से अगर एक और मैं एक्सिस लेके चलता हूं इस तरीके से, रिस्पेक्टिव एक्सिस ये, तो इन पॉइंट्स को अगर आप मिला रहे हो, एक सेकेंड, इन पॉइंट्स को अगर आप मिला रहे हो, ये जो एंगल रहेगा ये एंगल थीटा, और ये जो एंगल रहेगा ये एंगल थीटा। अब देखो यहां से अगर आप पोल के ऊपर चले गए, ये पोल है, ये इक्वेटर है, अगर आप पोल पे चले गए तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू, अब यहां से देखो पोल के ऊपर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस 90 डिग्री 0। इसका मतलब ये सारा पोर्शन क्या हो गया, 0, बचा क्या, जी के बराबर। तो जी रोटेशन किसके बराबर, जी, यानी कि पोल के ऊपर नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन, नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन, नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन। अब रोटेशन की चाल कम हो ज्यादा हो, उसका सारा असर, सारा क्रेडिट कहां जाएगा, इक्वेटर पे। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू कितनी, 0 डिग्री। थीटा अगर 0 डिग्री लिया है हमने यहां से इस तरीके से, थीटा अगर 0 डिग्री लिया है तो कोस 0 डिग्री क्या होगा, बस। तो जी रोटेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई, ये आ जाएगी अपने पास जी रोटेशन की वैल्यू। अब यहां से आप देख सकते हो ये वैल्यू है 9.8, और इससे आगे की जो वैल्यूज है ओमेगा स्क्वायर आर ई, ये सारी चीजें आपको काउंट करनी है। अब देखो मैं ऊपर लिख देता हूं, इफ ओमेगा इंक्रीज, ये वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल ये दोनों वैल्यू बढ़ेंगी, और दोनों वैल्यू बढ़ेंगी तो इसमें से ज्यादा घटाना पड़ेगा। देन जी डिक्रीज, पहला कंसेप्ट। इसके अलावा सर, इसके अलावा है कि इफ अर्थ स्टॉप रोटेशन, इफ अर्थ स्टॉप रोटेशन, स्टॉप रोटेशन, यदि पृथ्वी अपना रोटेशन बंद कर दे, घूर्णन बंद कर दे, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, उसका इफेक्ट ये होगा कि ओमेगा की वैल्यू 0, ओमेगा 0, तो ये सारी वैल्यू क्या हो गई, 0। फिर वही वैल्यू आ रही है जो पोल पे वैल्यू आ रही थी, तो जी बिकम कांस्टेंट। अगर अर्थ ने अपना रोटेशन रोक दिया तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। और जी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि इक्वेटर की वैल्यू में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन पोल और बाकी सब पे कोई इफेक्ट नहीं है। इफ अर्थ स्टॉप रोटेशन देन द वैल्यू ऑफ इक्वेटर, वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर इज स्लाइटली इंक्रीज and remaining no change. Overall the value of G becomes constant all over the earth. ये चीजें हम यहां से जान पा रहे हैं।
तो रोटेशन का असर कहां हो रहा है? इक्वेटर पे, पोल पे नहीं हो रहा। अगर अर्थ अपना रोटेशन रोक देती है तो क्या होगा? सभी जगह बराबर हो जाएगा। और अर्थ अपने रोटेशन की स्पीड को बढ़ाता है तो जी की वैल्यू घट जाती है। और फाइनली यहां से क्वेश्चन क्या है कि इफ अर्थ स्टार्ट रोटेशन by 17 times more than current angular velocity, more than current जो फिलहाल में चल रहा है। यहां पे जो अपने पास अभी जो वैल्यू है एंगुलर वेलोसिटी, तो 4 टाइम अगर आप लेके चल रहे हो एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा आर ई दोनों की मल्टीप्लाई 9.8 के बराबर आ जाएगी। और 9.8 के बराबर तो G इक्वल्स टू 0। ऑब्जेक्ट, अब यहां पे देखो G की वैल्यू 0 है, तो आगे हम मास के बारे में भी यहां चर्चा करेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे वेटलेस हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, कौन कौन से फैक्टर कैसे इफेक्ट पहुंचा रहे हैं। एक और हम देख लेते हैं हाइट एंड डेप्थ का कंसेप्ट। यहां से जो आपको ध्यान रखना है, रोटेशन की चाल बढ़ी, जी की वैल्यू डिक्रीज। 17 गुना कर दिया तो जी बिल्कुल 0। रोटेशन की स्पीड को कम करोगे तो भी जी की कोई ना कोई यहां से कुछ ना कुछ वैल्यू तो घटानी पड़ेगी, तो भी जी क्या रहेगा? ओवरऑल जी से कम रहेगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ही रोटेशन बंद कर दे तो जी की वैल्यू हर जगह बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट अपने पास निकल के आता है हाइट एंड डेप्थ का कंसेप्ट। जी की वैल्यू हाइट के ऊपर क्या रहेगी? जी यानी कि 9.8 इंटू 1 माइनस ट्वाइस ऑफ हाइट डिवाइडेड बाई आर, रेडियस ऑफ अर्थ। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे जी की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। और नेक्स्ट हम यहां से देख रहे हैं जी डेप्थ के ऊपर आप अगर गए तो जी 1 माइनस यहां पे हमें डेप्थ डी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। दोनों कंडीशन में अपने पास जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। इफ एच इंक्रीज, ज्यादा हाइट पे गए तो भी जी की वैल्यू डिक्रीज। इफ डेप्थ इंक्रीज यानी गहराई में गए तो भी जी की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ये दोनों कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। सर इसके अलावा यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है वो देखिए। यहां पे ये जो 2 है ये भी अपने इफेक्ट पहुंचाएगा। क्या? फॉर इक्वल हाइट एंड डेप्थ, फॉर इक्वल हाइट एंड डेप्थ फ्रॉम सरफेस, इक्वल हाइट एंड डेप्थ अगर लेके चलते सरफेस से, इफ जी हाइट डिक्रीज्ड बाई 1%, देन जी डेप्थ डिक्रीज बाई, ये भी डिक्रीज होगा 0.5%। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, आपको इसका ध्यान रखना है। ये चीज हाइट पे जाओगे डेप्थ पे जाओगे दोनों कंडीशन में डिक्रीज होगा। अब यहीं से अगर हम एक क्वेश्चन और देखें कि अर्थ को अगर हम दोनों साइड से ड्रिल कर दें, दोनों साइड से ड्रिल कर दें और किसी ऑब्जेक्ट को गिराओगे आप, तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है क्या करेगी? भाई पहले तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्सेलरेशन डिक्रीज होता चला जाता है, सेंटर पे जाके 0, और उससे आगे जब आप देखोगे तो ये एक्सेलरेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इसकी जो वेलोसिटी रहेगी, अगर आप ड्रिल करके किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हो तो वेलोसिटी क्या करती है? डिक्रीज एंड इंक्रीज करेगी। ड्रिल करके गिराते हो तो उसके एक्सेलरेशन की बात करें या वेलोसिटी की बात करें तो डिक्रीज इंक्रीज करती, इस तरीके से ये चीज आपको यहां से दिखाई दे जाएगी।
ठीक है, ये जो अपने पास जो चेंज इन वेलोसिटी है वो भी डिक्रीज इंक्रीज करेगा एक्सेलरेशन। इस तरीके से आप इस चीज को नोटिस कर सकते हैं। या एक्सेलरेशन के साथ साथ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम ये बात कर रहे हैं, तो जनरली ये एक्सप्रेशन किसके लिए आता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां से पहले क्या कर रहा है, डिक्रीज, फिर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये थे अपने पास फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ जी, जी के मान को प्रभावित करने वाले कारक। अब अपने पास इस चैप्टर की इजी पोर्शन, इजी क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले मैं लेके चलता हूं लिफ्ट का केस। लिफ्ट का केस सबने सुना होगा, यहां से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे होंगे। आज उसको ढंग से समझ भी लेते हैं। लिफ्ट के केस में हमें क्या क्या समझना है ये भी जान लेते हैं। देखो, लिफ्ट के अंदर जनरली मैं 3 केस बना के चलता हूं। पहला केस बनता है यूनिफॉर्म मोशन का, एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। दूसरा मैं लेके चलता हूं एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, त्वरित गति। और तीसरा मैं लेके चलता हूं फ्री फॉल, स्वतंत्र गति। तीनों में कंडीशन क्या याद रखोगे आप, एक्सेलरेशन मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0, और यहां जो एक्सेलरेशन की वैल्यू रहेगी वो नॉट इक्वल टू 0। अब यहां एक चीज और देख रहे हैं कि जनरली ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से आ रहा है, ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में आ रहा है। ये एक्सेलरेटेड मोशन तो ये किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहां से आपको ध्यान देना कि लिफ्ट में जी की वैल्यू पॉजिटिव कब लेनी है, जब आप डाउनवर्ड जा रहे हो। अगर आप डाउनवर्ड जा रहे हो तो जी की वैल्यू पॉजिटिव, और यहां जी की वैल्यू नेगेटिव कब लेनी है, जब आप अपवर्ड जा रहे हो। जी की वैल्यू पॉजिटिव, जी की वैल्यू नेगेटिव। ये केस कब आता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया गया है। ये केस कब आता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया गया है। लेकिन क्या याद रखें हम, लिफ्ट के अंदर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो केस ये नहीं चलेगा। जब लिफ्ट के अंदर आप बात करते हो व्यक्ति की, तो वहां क्या चलेगा, वहां जी एंड ए दोनों चलेंगे। ये ग्रेविटी के कारण है तो ये लिफ्ट के कारण है, जो एक्सटर्नल फोर्स के कारण है। तो उस केस में क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन में 2 केस बनेंगे, एक अपवर्ड का और एक डाउनवर्ड का। एक अपवर्ड, एक डाउनवर्ड। अब कैसे इन चीजों को हम देख सकते हैं वो देखो। यहां से अगर आप जो वेट अपीयरिंग की बात करते हो वो किसके बराबर होगा, जो वेट महसूस होगा, और ये किसके बराबर होगा। खुद एक बार फील करके देखो कि झूला अचानक से नीचे आता है, हमें लगता है हमारे अंदर तो कुछ बचा ही नहीं, एकदम से आप वेटलेस की तरह बिहेव करने शुरू कर देते हैं। होते नहीं वेटलेस, वैसे कुछ वेट होगा लेकिन कुछ कम हमें महसूस होता है। यहां पे अगर मैं देखूं तो W बराबर है mg, इक्वेशन फर्स्ट, F बराबर है ma, इक्वेशन सेकंड, और दोनों का रिजल्टेंट जो अपने पास आएगा वेट अपीयर, वो बराबर आएगा mg प्लस माइनस ma। यहां से m को कॉमन ले, g प्लस माइनस a आ जाएगा। अब यहां देख लीजिए, जहां वेट कम महसूस होता आपको माइनस कर दीजिए, और जहां वेट ज्यादा महसूस होता वहां आप प्लस कर देंगे। यहां देखो m g प्लस e, m g माइनस e, ये आपको ध्यान रखना। अब यहां पे a का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, तो वेट जो अपीयर होगा आपको वो भी किसके बराबर, mg के बराबर। 3 हमने मोशन लिए थे, पहला क्या था, एक समान गति था, एक समान गति। ये क्या है अपने पास, त्वरित गति है।
और ये स्वतंत्र गति है। तीन हमने मोशन लिए हैं, एक्सेलरेटेड, फ्री फॉल और यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा है कि लिफ्ट अब चाहे ऊपर की ओर जाए चाहे नीचे की ओर जाए, जो वेट महसूस होगा वो ओरिजिनल वेट के बराबर है। जो वेट महसूस होगा वो ओरिजिनल वेट के बराबर है, यानी कि यहां वेट अपीयरेंस में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपवर्ड मोशन में एक्सेलरेटेड मोशन के साथ जाते हो, एकदम से ऊपर की ओर जाते हो, तो वेट आपको कैसे होगा, इंक्रीज अपीयर होगा। आपको लगेगा कि आपका वजन बढ़ गया है। और अगर आप एक्सेलरेटेड मोशन से डाउनवर्ड जा रहे हो अचानक से नीचे, तो यहां वेट आपको डिक्रीज मिलेगा कि कम हो गया, वेट डिक्रीज मिलेगा। अब बचा अपने पास फ्री फॉल का केस। फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड जाएगा तो एक ही जगह हम एक्सेलरेशन किसके बराबर लेके चलते हैं, फ्री फॉल में ए बराबर होता है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए के बराबर हम लेके चले हैं। तो यहां जो वेट महसूस होगा जी, ये अपने पास एम है, जी माइनस ए की जगह माइनस जी, जीरो। ये वेटलेसनेस आ गया अपने पास, वेटलेसनेस। तो ये तो हमने देखे कि कैसे लिफ्ट के अंदर वेट चेंज हो रहा है। लेकिन अब इससे पहले आपको जो बेसिक समझना था वो क्या था कि मास और वेट में क्या अंतर है। वेट तो हमने यहां लिफ्ट के केस में तो बहुत सुना है, बहुत हमने पढ़ लिया है कि इस तरीके से फॉर्मूले की सहायता से सब चीजें मैंने क्लियर कर दी। लेकिन सर वेट का कंसेप्ट कहां है, वेट क्या है, हमें तो इसी में डाउट है। तो पहले आपका वेट का डाउट भी क्लियर कर देता हूं यहां पे। देखो बेटा, अपने पास एक कंसेप्ट आता है मास यानी कि द्रव्यमान, द्रव्य का मान, द्रव्यमान। और एक आता है वेट का कंसेप्ट, भार या वजन। डेफिनेशन ध्यान से समझना, इसके नाम में ही छुपी डेफिनेशन। द्रव्य यानी कि मैटर, मान यानी कि उसकी वैल्यू। तो ये क्या रहेगा, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मास। उसके बाद मास के बारे में हम क्या जानेंगे, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, मास एक अदिश राशि है, मास एक अदिश राशि है। और होता क्या है, किसी वस्तु में द्रव्य की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। उसके बाद ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूल राशि है। और जितनी भी मूल राशि होंगे उन्हें हम किसी दूसरी राशि की सहायता से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये मूल राशि है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, किलोग्राम। सीजीएस यूनिट क्या होगी, ग्राम। और एफपीएस यूनिट क्या होगी, पाउंड। ये अपने पास यूनिट्स आई है, किलोग्राम, ग्राम और पाउंड। वही अगर बात करूं मैं वेट की, फोर्स ऑन सरफेस, सतह के ऊपर लगाया गया बल, ड्यू टू किसके कारण, मास। फोर्स ऑन सरफेस ड्यू टू मास, द्रव्यमान के कारण सतह पे लगाया गया बल क्या कहलाएगा, द्रव्यमान या भार कहलाएगा।
उसके बाद ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। तीसरा पॉइंट यहां से हम लेके चलते हैं, वो क्या है? ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होता, इसे मास की सहायता से एक्सप्लेन किया जा सकता है। चौथा, इसका यूनिट, तो ये क्या है? एक तरीके का फोर्स यानी कि बल, तो इसका यूनिट अपने पास रहेगा ऐसा यूनिट न्यूटन, और सीजीएस यूनिट डाइन। सीजीएस यूनिट क्या रहता है? डाइन। और इसके अलावा अगर इन चीजों के बारे में और जाने, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? तो हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू ma, या ग्रेविटी के कारण हम सरफेस पे फोर्स लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी ग्रेविटी के कारण mg। इसे किसके बराबर लेके चलते हैं? हम वेट के बराबर लेके चलते हैं। ये वेट है अपने पास। तो मास और वेट का कंसेप्ट यहां से क्लियर हो गया। लेकिन यही कंसेप्ट अगर हम चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ रिलेट करें तो कैसे होगा? जहां जी का वैल्यू कम हो रहा है वहां वेट कम होगा, जहां जी का वैल्यू ज्यादा होगा वहां वेट ज्यादा होगा। जहां जी का वैल्यू कम वहां वेट कम, और जहां जी का वैल्यू ज्यादा वहां वेट ज्यादा। कैसे? सबसे पहले देखो इक्वेटर एंड पोल वाला कंसेप्ट। सबसे पहले हमने यही पढ़ा था, इक्वेटर एंड पोल। पोल का मतलब ध्रुव और इक्वेटर का मतलब विषुवत रेखा। हमें पता है यहां जी की वैल्यू इक्वेटर पे सबसे कम है, ये मैं लिख भी देता हूं, ये इक्वेटर है। और यहां मैं बात करता हूं पोल की, तो जी की वैल्यू यहां सबसे ज्यादा है। तो यहां से आप यहां जाते हो तो जी की वैल्यू क्या करती है? इंक्रीज। और जो चेंज जी में आएगा वही चेंज वेट में आएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो मिनिमम कहां होगा? वेट मिनिमम इक्वेटर पे। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मैक्सिमम कहां होगा? और इधर जाओगे तो वेट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अपोजिट देखोगे तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ऊपर से नीचे लेके आओगे तो डिक्रीज। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां पे आप बाई करते हो, खरीदते हो, और यहां पे आप सेल करते हो, सोल्ड करते हो, तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, क्योंकि यह वेट क्या हो गया है? इंक्रीज। लेकिन सर सच्चाई यह है कि हमें अभी भी समझ नहीं आया कि वेट होता क्या है। अगर हम यार किसी भी तराजू के ऊपर खड़े होते हैं तो वो हमें मास बताता है या वेट बताता है, ये हमें समझ नहीं आ रहा। अगर वेट बताता है तो वहां न्यूटन क्यों नहीं लिखा होता, और अगर मास बताता है तो फिर वेट हम क्यों बोलते हैं? तो वो देखो, ये तराजू है, इस तरीके से लिखा हुआ होता है, और आगे होता है WT डॉट। ये WT डॉट हमें क्या सजेस्ट करता है कि मैंने पहले से ही G को मल्टीप्लाई कर लिया है। अगर इसे आप हटाओगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाई G। इसका मतलब है कि इस कॉलम में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना बाकी रह गया है? मास। अगर मैं यहां लिखता हूं कि 20 kg WT, 20 kg WT, इसका मतलब क्या है? 20 इंटू 9.8 न्यूटन। इसका मतलब ये है 20 इंटू 9.8 न्यूटन। तो यहां से हम जो मेजर कर रहे हैं वो मास ही मेजर कर रहे हैं। ये वाला पार्ट पहले से किसको छुपा के रख रहा है? जी को। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पे जब आप बाई करोगे तो क्या देख के बाई करोगे कि यहां जी की वैल्यू क्या 9.7 लिखती, और यहां पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9. यहां 78 थी, वहां 984 चेंज आया है, तो वहां वेट में भी चेंज आएगा। उसके बाद यहां से एक चीज का ध्यान रखना है कि इक्वेटर टू पोल जाने में मास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, एक जैसा रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, अगर मून का लेके चलते हो तो मून के केस में क्या होगा? मास तो वही रहेगा, मास तो कांस्टेंट रहेगा, तो वेट के अंदर चेंज आएगा।
और वेट के अंदर चेंज आएगा तो हम कैसे देखेंगे इस चेंज को? वेट एट मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ वेट एट अर्थ। यानी कि चंद्रमा पे जाने से हमारा वेट, क्योंकि चंद्रमा पे जाते इसकी वैल्यू बदल जाएगी, ये जो पहले से g मल्टीप्लाई है इसकी वैल्यू बदल जाएगी, और इसकी वैल्यू बदलते ही सारा सिस्टम कम ज्यादा हो जाएगी। अब आपसे पूछा जाता है कि चंद्रमा से अगर मैं कुछ मिट्टी उठा के अर्थ के ऊपर लेके आता हूं, मून से कुछ मिट्टी उठा के अर्थ के ऊपर लेके आता हूं, तो इस मिट्टी के मास में, तो मास क्या रहेगा? सेम, और वेट क्या हो जाएगा? 6 टाइम्स, 6 गुना हो जाएगा अर्थ पे लेके आते हैं तो ये चीजें आपको मून से रिलेटेड पढ़नी थी इस तरीके से। उसके अलावा आपको पढ़ना है कि हाइट पे जाओगे तो जी डिक्रीज तो वेट डिक्रीज। उसके अलावा आपको पढ़ना है कि अगर अर्थ के रोटेशन को आप 17 गुना कर देते हो तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। इफ ओमेगा को आप 17 से गुना कर देते हो, 17 गुना ले आते हो, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और जी की वैल्यू 0 तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे? वेटलेस। ऑब्जेक्ट वेटलेस हो जाएंगे, हवा में ऐसे घूमने लगेंगे। इसी तरीके से आपने देखा लिफ्ट का केस, ऑब्जेक्ट वेटलेस। सेंटर ऑफ अर्थ की बात करते हो, सेंटर ऑफ अर्थ पे यहां मैं लिख देता हूं सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के केंद्र के ऊपर आप देखोगे तो जी की वैल्यू क्या रहती है? 0। जी की वैल्यू 0 तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे? वेटलेस। ऑब्जेक्ट वेटलेस, बारहीन हो जाएंगे। तो वेटलेसनेस की कंडीशन अब तक हमने कहा देखिए लिफ्ट के केस में, दूसरा सेंटर ऑफ अर्थ, और तीसरा अर्थ का रोटेशन 17 गुना ज्यादा तेजी से शुरू हो जाए तो ये हमने देखे हैं। मास क्या है, वेट क्या है, लिफ्ट का केस क्या है, अपने पास जी की वैल्यू क्या है, कैसे जी की वैल्यू चेंज होती है उसके बारे में हमने जाना, फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ जी। उसके अलावा ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस है, ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। आगे इससे आगे हम शुरू करेंगे मोशन ऑफ सैटेलाइट।